Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. This is Indian Economy Full Course. We are on unit number 6 Open Economy and this is lecture number 2. तो हमने पिछली क्लास में समझा था कि ये ओपन इकोनॉमी होती क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या खेल है, एनटीटी और जीटीटी का हमने कॉन्सेप्ट समझा था, प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद हमने करेंसी का एक्सचेंज रेट समझा था। अनियन का एग्जांपल लिया था, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई किया था, डिमांड एंड सप्लाई आर द मार्केट फोर्सेस, उससे हमने डिटरमाइन किया था कि करेंसी का एक्सचेंज रेट कितना होगा, $1 कितने के बराबर है, कितने रुपए के बराबर है। और वहीं पर हमने समझा था कि करेंसी का किस तरह से डेप्रिसिएशन हो सकता है या किस तरह से अप्रिसिएशन हो सकता है, समझा था ना यहाँ पर। तो डिमांड एंड सप्लाई, जो मार्केट फोर्सेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, वो डिटरमाइन कर रहे थे कि करेंसी का एक्सचेंज रेट कितना होगा। और उसकी वजह से अगर डिमांड ज्यादा है, अगर हम डॉलर के पर्सपेक्टिव में देखें, अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा था। डॉलर मजबूत होने का मतलब क्या था कि डॉलर का एप्रिसिएशन हो रहा था और रुपया का डेप्रिसिएशन हो रहा था। दैट मींस कि जो $1 का 50 रुपए का $1 मिल रहा था, अब वही $1 जो है वो 60 रुपीज का मिल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया, यानी रुपया का डेप्रिसिएशन हो गया और डॉलर का एप्रिसिएशन हो गया। करेंसी मतलब हम अपनी करेंसी की बात कर रहे हैं, तो रुपया का डेप्रिसिएशन हो गया और डॉलर का एप्रिसिएशन हो गया। देखिए समझिए इस चीज को, जब भी आप वीक होंगे और हम और आप लड़ रहे हैं साथ में, अगर आप वीक हैं तो मैं स्ट्रांग हूं, अगर मैं वीक पड़ गया तो आप स्ट्रांग है। तो अगर आपका डेप्रिसिएशन होगा तो मेरा एप्रिसिएशन हो गया, मेरा डेप्रिसिएशन हो गया तो आपका एप्रिसिएशन हो गया। समझ रहे हैं, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी डिमांड डॉलर की ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से डॉलर मजबूत होगा, डॉलर एप्रिशिएट करेगा तो हमारा रुपया डेप्रिशिएट करेगा। समझ गए इस चीज को, ये डेप्रिशिएशन हम समझ गए थे, इसे हम डेप्रिशिएशन कह रहे थे। अच्छा, अगर उल्टा सोचिए आप कि डॉलर की डिमांड कम हो गई है और डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, तो किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा, वो चीज वीक होगी, तो डॉलर वीक हो गया, डॉलर डेप्रिशिएट हो गया तो रुपया अप्रिशिएट होगा। दैट मींस कि $1 इक्वल टू 40 रुपीज हो गया, यानी डॉलर जो है, रुपया जो है वो अप्रिशिएट हो गया, डॉलर डेप्रिशिएट हो गया। ये हमने पूरा समझा था कि वीक क्यों हो गया, इसकी पूरी फीलिंग ली थी हमने। लेक्चर नंबर 1 आपने अगर देखा है तो आपको पूरा समझ में आया होगा। अच्छा, हमने देखा था कि डेप्रिशिएशन हो या अप्रिशिएशन हो, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, ये हमने देखा था। चलिए आज रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। करेंसी का अगर डेप्रिसिएशन होगा, अगर मैं रुपया की बात कर रहा हूं, हम अपनी करेंसी की बात कर रहे हैं, अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा है, यानी अगर $1 इक्वल टू 60 रुपीज हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो रहे थे। चीपर का मतलब क्या था कि हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो चीप हो जा रही है। दैट मींस कि उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे। और अगर इंपोर्ट जो है डेप्रिसिएशन की वजह से कॉस्टली हो जाएगा, तो अगर इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा तो इंपोर्ट कम होने लगेगा या हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा आने लगेगा। अगर उतना ही रहा तो हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा आएगा क्योंकि इंपोर्ट कॉस्टली हो गए। ये ठीक था। अगर करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जा रहे थे, यानी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, महंगा हो जाएगा। अगर महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया, तो कोई खरीदेगा नहीं, तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। और हमारा इंपोर्ट जो है एप्रिसिएशन की वजह से चीपर हो जा रहा था, तो हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ जा रहा था। ये बात हमने वहां पर समझी थी। अच्छा, एक बात यहां पर मैं आपको समझाता हूं, कोई भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होगा वो हमेशा चाहेगा कि जो भी एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। यानी अगर $1 50 रुपए का है तो 47-48 हो गया, 52-53 हो गया, चलेगा, लेकिन 40 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, इतना अंतर नहीं होना चाहिए, यानी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलेगा। अच्छा, मैं यहां पर अगर आपको एक चीज बताऊं कि मार्केट में जो ये डिमांड और सप्लाई है डॉलर की, वो कहां तक है, तो डॉलर की डिमांड और सप्लाई कहां तक है, ये देखिए मैंने आपको ये चीज बताई हुई थी, ये पूरा डायग्राम दिखाया था, याद है आपको। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको करेंसी का एक्सचेंज करवाना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, यहां पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डीलर्स होंगे, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होंगे। वो क्या करेंगे, आपके करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। तो डॉलर की डिमांड कितनी है, डॉलर की सप्लाई कितनी है, ये यहीं से पता चलेगा, यानी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ये लोग बताएंगे। यहां से पता चलेगा कि कितनी डॉलर की डिमांड है, कितनी सप्लाई है, क्योंकि यहीं पर लोग आएंगे डिमांड करने डॉलर की, या यहीं पर डॉलर की सप्लाई करने आएंगे, क्योंकि कन्वर्ट करने वाले तो यही लोग हैं। फील आ रही है आपको, समझ रहे हैं आप इस चीज को। अच्छा भाई, यानी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, यहां से पता चल जाएगा। उसकी वजह से ये लोग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर देंगे, कहेंगे इतना डॉलर इतने रुपए का है। समझ गए हम इस चीज को। मैं मान लेता हूं कि यहां पर क्या हुआ, एक बार डॉलर की जो सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, खूब ढेर सारा डॉलर लेकर लोग आए, यानी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, उसकी वजह से डॉलर घर में बहुत ढेर सारा आ गया, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और डॉलर की डिमांड करने वाले लोग कम हैं, यानी इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं तो हम डॉलर की डिमांड कम कर रहे हैं, लेकिन डॉलर की सप्लाई ज्यादा है।
अगर डॉलर की सप्लाई ज्यादा है दैट मीन्स कि डॉलर जो है अब वो वीक हो गया है, रुपया स्ट्रांग हो गया, क्योंकि डॉलर की हम डिमांड नहीं कर रहे हैं और डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, तो रुपया जो है वो एप्रिशिएट कर गया। दैट मीन्स कि जो पहले 50 रुपए था अब वो $1 इक्वल टू 40 रुपीज हो गया, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, यानी रुपया का जो है वो एप्रिसिएशन हो गया। अगर रुपया एप्रिशिएट हो गया तो हम बताइए एक्सपोर्ट का क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाएंगे। बेसिकली समझ गए, अगर एप्रिसिएशन हो गया एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे। अगर हमारे एक्सपोर्ट कॉस्टली हो गए तो हमारे एक्सपोर्ट जो है कॉस्टली होने की वजह से एक्सपोर्ट कम होने भी लगेंगे, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा तो हमारे एक्सपोर्ट कम होने लगेंगे। अब इस प्रॉब्लम को रोकना है, यानी करेंसी का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से करेंसी जो है हमारा रुपया जो है वो एप्रिशिएट ज्यादा हो गया, स्ट्रांग ज्यादा हो गया। जितना स्ट्रांग हुआ है उसको उतना वीक करना पड़ेगा, अगर वीक नहीं किया तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम होने लगा। अच्छा, वीक करना पड़ेगा तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवीन करेगा। अब समझिएगा, इस चीज को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा सेंट्रल बैंक इंटरवीन करने जा रहा है मार्केट में, इस मार्केट में इंटरवीन करने जा रहा है। ये मार्केट जो मैंने आपको बताया, इस मार्केट में इंटरवीन करने जा रहा है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, श्री शक्तिकांत दास साहब अब यहां पर इंटरवीन करने जा रहे हैं। और क्यों करने जा रहे हैं? ताकि हमारा एक्सपोर्ट कम ना हो, हमारा करेंसी रेट फिर से वहीं पर आ जाए, यानी जब रुपया ज्यादा स्ट्रांग हो गया है तो उसको थोड़ा सा वीक करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे ये? यहां पर रुपया वीक क्यों हुआ था? क्योंकि डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो गई थी, डॉलर की डिमांड कम थी। तो किसी तरह से अगर वो एक्सेस डॉलर जितना आ गया है उसको हम सक कर लें तो क्या होगा? डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, डॉलर फिर से जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और फिर से $1 इक्वल टू 50 रुपीज पर हम पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं इस चीज को? तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो गई है तो डॉलर को सक करना पड़ेगा। डॉलर को सक कौन कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाएगा इन फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास और कहेगा कि सुनो, अपना जो डॉलर है तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें रुपए दे देता हूं। सिंपल सी बात है। अब आरबीआई जा रहा है और डिमांड क्रिएट कर रहा है डॉलर की, कह रहा है कि मुझे चाहिए डॉलर, तुम मुझे डॉलर दे दो। तो इनके पास डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, तो एक्सेस सप्लाई जितनी भी है आरबीआई डॉलर इनसे खरीद लेगा और इनको रुपए दे देगा, इनको रुपए दे देगा। तो उससे क्या हुआ? डॉलर की सप्लाई कम हो गई, तो डॉलर की जैसी सप्लाई कम होगी तो डॉलर जो है स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग होते होते $1 इक्वल टू 50 रुपीज पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमारे एक्सपोर्ट जो थे वो जितने कॉम्पिटिटिव थे उतने ही कॉम्पिटिटिव फिर से हो गए। इज दैट ओके? यहां तक ठीक है। लेकिन यहां से जो आरबीआई ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की तो एक प्रॉब्लम क्रिएट भी कर दी। वो कौन सी प्रॉब्लम थी? पहली प्रॉब्लम जो उन्होंने सॉल्व की वो किस चीज की थी कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो रहे थे, लेस कॉम्पिटिटिव हो रहे थे, उनको मोर कॉम्पिटिटिव बना दिया। अच्छा, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई? डॉलर जब इन्होंने खरीदा तो इन्होंने रुपए इंजेक्ट किया इकोनॉमी में, रुपए इंजेक्ट किया यानी हमारी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा दी। और जैसे ही मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ी तो हाथों में, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया। लोगों के हाथ में पैसा जैसे ज्यादा आ गया तो लोगों ने डिमांड करना ज्यादा शुरू किया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। यानी एक काम करने गए थे, एक प्रॉब्लम सॉल्व की और दूसरी क्रिएट कर दी। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहती है कि 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने नहीं देना है। अब आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई क्या करेगा? साथ में ही डॉलर खरीदते समय ही क्या करेगा? साथ में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा। उसमें वो क्या करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या कर सकता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देगा और उतना ही पैसा अपने पास खींच लेगा। तो जितना पैसा उसने इंजेक्ट किया है उतने पैसे की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोगों को बेच देगा और उतना पैसा लिक्विडिटी जो है वो उतनी सक कर लेगा। तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई जितनी थी पहले उतनी ही आ जाएगी, मनी सप्लाई जितनी थी उतनी ही मनी सप्लाई अगेन हो जाएगी। तो एक प्रॉब्लम जो क्रिएट की थी उसने डॉलर को सॉल्व करने के लिए, डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है, डॉलर जो है वो बहुत कमजोर हो गया था, उसको स्ट्रांग बनाया। हमारा रुपया जो है स्ट्रांग हो गया था तो उसको थोड़ा सा वीक बनाया ताकि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव रहें। उसकी वजह से आरबीआई ने डॉलर की डिमांड क्रिएट करने के लिए, डॉलर की सप्लाई को सक करने के लिए क्या किया? डॉलर खरीद लिए। डॉलर खरीदने की वजह से रुपया इंजेक्ट होना पड़ा। रुपया इंजेक्ट करने की वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई। इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई साथ में क्या किया? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो किया, जिसमें उसने ओपन मार्केट ऑपरेशन किए। ओपन मार्केट ऑपरेशन करके जितना उसने लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी उतने के ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसने लोगों को बेच दिए और उतनी ही लिक्विडिटी सक कर ली। तो मनी सप्लाई एकदम कांस्टेंट हो गई, बैलेंस हो गई। तो अगर आरबीआई ने ये दोनों काम कर लिया और आरबीआई सक्सेसफुल हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। This is called stabilization of economy.
यानी इकोनॉमी में स्टरलाइजेशन हो गया, इकोनॉमी का स्टरलाइजेशन हो गया। तो आरबीआई ने दोनों प्रॉब्लम टैकल कर ली। अब जब ये दोनों प्रॉब्लम टैकल नहीं कर पाता आरबीआई, तो उसको बोलते हैं प्रिजनर्स डायलेमा, उसको बोलते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। आप यहां तक बात समझ गए? तो यहां पर आपने स्टरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी समझ गए, इतना क्लियर है आपको? चलिए भाई, अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो एक्सचेंज रेट है वो मैनिपुलेट किया गया है। समझ रहे हैं इस चीज को? ये मैनिपुलेट किया गया है। डिमांड और सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस हैं उसकी वजह से तो हमारा रुपया जो है वो मजबूत हो रहा था, रुपया मजबूत हो रहा था, डॉलर वीक हो रहा था, $1 = 40 रुपीज हो गया था। लेकिन आरबीआई ने इंटरवीन करके क्या किया, रुपया को फिर से डेप्रिशिएट कर दिया, $1 = 50 रुपीज पहुंचा दिया। यानी आरबीआई ने जानबूझकर कूद कर डॉलर की डिमांड को बढ़ा दिया, डॉलर की सप्लाई को सक कर लिया, और उसकी वजह से उसने क्या किया, हमारे रुपया को फिर से वीक कर दिया। जब आरबीआई डेलिबरेटली ये काम करता है, रुपया को जानबूझकर वीक करता है, तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। और इसका जस्ट अपोजिट सोचिए, इसका जस्ट अपोजिट सोचिए कि अगर रुपया बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया है तो उसको अगर फिर से अप्रिशिएट करे, यानी उसकी जो रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है उसको फिर से स्ट्रांग करे, तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। यानी डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन, ये जो मैंने आपको डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन बताया, ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। जो मार्केट फोर्स मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, जो ऑटोमेटिक काम हो रहा है, उससे रुपया का डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन होता है। जब आरबीआई इंटरवीन करता है तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। तो आरबीआई जब $1 = 40 रुपीज से $1 = 50 रुपीज पहुंचाएगा, जब वो डीवैल्यूएशन करेगा उसको हम डीवैल्यूएशन कहेंगे, उसको डेप्रिशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि आरबीआई ने जानबूझकर इंटरवीन करके, अगर अपने आप जाता तो डेप्रिशिएशन, आरबीआई ने किया तो डीवैल्यूएशन। आप अंतर समझ रहे हैं? आप बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? डेप्रिशिएशन क्या है, अपने आप डिमांड और सप्लाई कितनी है उससे अपने आप डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉलर रुपया जो है अगर अपने आप वीक हो रहा है तो डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन रुपया को जानबूझकर डेप्रिशिएट किया गया, जानबूझकर उसको कमजोर किया गया आरबीआई के द्वारा, तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। आई होप कि आप समझ रहे हैं अंतर क्या है। काम वही हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है डीवैल्यूएशन में या डेप्रिशिएशन में, दोनों में वीक हो रहा है। डेप्रिशिएशन में मार्केट फोर्स डिसाइड कर रहे हैं कि डेप्रिशिएट होगा कि नहीं होगा, यहां पर आरबीआई डिसाइड कर रहा है कि डीवैल्यूएट होगा कि नहीं होगा। बस टर्म अलग अलग है, काम सेम हो रहा है, करने वाले अलग हैं। वहां पर मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं, यहां पर मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं कि डेप्रिशिएशन होगा कि नहीं होगा। यहां पर आरबीआई डिसाइड कर रहा है कि रुपया को हमें कमजोर करना पड़ेगा, डीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, और जस्ट उल्टा है रीवैल्यूएशन। समझ गए इस चीज को? आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है। तो अच्छा, ये चीज आप यहां पर ऐसे बना लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और डिटर्मिनेशन, ये आप बना लीजिए, और एक साइड लिख लीजिए करेंसी डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन, एंड एक साइड लिख लीजिए करेंसी डेप्रिशिएशन एंड एप्रिशिएशन। करेंसी डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन में देखिए मार्केट डिटरमाइंड प्रोसेस है, यानी मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उससे डिपेंड हो रहा है। तो डिक्रीज इन सप्लाई, करेंसी का डेप्रिशिएशन कब होगा, जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी तो डेप्रिशिएशन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? और ये कम कैसे हो सकता है, जैसे फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो हो जाए। मैं समझाऊंगा जब एफपीआई एफडीआई आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो क्या होता है। आप यहां पर इतना समझो कि मार्केट डिटरमाइंड प्रोसेस है। करेंसी का डेप्रिशिएशन कैसे हो सकता है कि डिक्रीज इन द सप्लाई हो जाए या इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ डॉलर। तो डॉलर की सप्लाई कम हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, डॉलर मजबूत हो जाएगा और डॉलर का, हमारी करेंसी का डेप्रिशिएशन हो जाएगा और डॉलर का एप्रिशिएशन हो जाएगा। अब ये रिलेटिव टर्म समझिएगा, देखिए कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल खुला है, आप आकर वहां पर जरूर पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। यहां पर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और पहला लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है तो आपका ये क्रिस्टल क्लियर होगा। आई होप कि आपका क्लियर होगा। अच्छा, यहां पर आते हैं, यहां पर डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन में आरबीआई विल इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें आरबीआई इंटरवीन करेगा, और एक्सचेंज बैंक, जो मैं बात कर रहा था फॉरेन डीलर्स की, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स की, उन्हें एक्सचेंज बैंक बोल लीजिए आप। एक्सचेंज बैंक में जाकर आरबीआई विल बाय डॉलर फ्रॉम दीज बैंक्स एंड आरबीआई विल सेल रुपीज टू दीज बैंक्स। अगर करेंसी का, अगर रुपया का एप्रिशिएशन हो रहा है तो उसको हमें डीवैल्यूएट करना पड़ेगा। डीवैल्यूएशन करने के लिए आरबीआई को डॉलर को सक करना पड़ेगा, रुपए को इंजेक्ट करने पड़ेगा। तो मनी सप्लाई बढ़ जा रही थी, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से रुपया तो डीवैल्यूएट हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो थी इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन हो गया तो आरबीआई हैव टू गो फॉर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब भी आरबीआई डीवैल्यूएशन करेगा तो साथ में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो आरबीआई अगर डेप्रिशिएशन, डीवैल्यूएशन, माफ कीजिएगा, डीवैल्यूएशन की तरफ अगर जा रहा है
तो साथ में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो जा रहा है तो इट इज कॉल्ड स्टरलाइज इंटरवेंशन बाय द आरबीआई एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इसको इसी तरह से आप लिख लीजिए, आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। यहां तक आप बात समझ गए, यहां तक ठीक है। डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, स्टरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तीन चीजें आप यहां पर समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज डिटरमिनेशन की बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइंड हुआ है, हमारी हिस्ट्री में जाकर अगर आप देखें तो जो बिफोर 1991 उस समय क्या होता था, उस समय हम फिक्स एक्सचेंज रेट होता था, उस समय फिक्स एक्सचेंज रेट होता था। आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये इतना दिख रहा है आपको, फिक्स एक्सचेंज रेट बाय सेंट्रल बैंक। तो जब 1991 के पहले की बात करें तो हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हम ओपन इकोनॉमी नहीं थे। तो ओपन इकोनॉमी ना होने की वजह से हमारा जो एक्सचेंज रेट था हम फिक्स रखते थे, और वो फिक्स कौन करता था, आरबीआई, सेंट्रल बैंक जो थे वो करता था। और सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। आरबीआई ने अगर कह दिया कि $1 इक्वल टू 50 रुपीज है, तो फिर $1 इक्वल टू 50 रुपीज ही रहेगा। कोई भी मार्केट फोर्सेस, डिमांड बढ़ जाए डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए, डॉलर का कुछ भी हो जाए, वो $1 इक्वल टू 50 रुपीज ही होगा। फिक्स बोले तो फिक्स, ठीक है। और आरबीआई ने 1991 के पहले 2 बार डीवैल्यूएशन किया है, करेंसी का 2 बार डीवैल्यूएशन किया है। इन दिस पीरियड आरबीआई रिजॉर्टेड टू मेजर डीवैल्यूएशन ट्वाइस, 1966 में एक बार किया था और 1991 में दूसरी बार डीवैल्यूएशन किया। डीवैल्यूएशन समझ रहे हैं, रुपया को दोबारा से वीक किया, ठीक है। और 1991 के बारे में बाद में बात करते हैं। हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हम ओपन इकोनॉमी की तरफ चल पड़े। उस समय हमने ड्यूल एक्सचेंज रेट को समझा, हमने वहां पर ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम अप्लाई किया। ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब यह है कि कुछ जो मनी होगी वो फिक्स्ड होगी, फिक्स सिस्टम, जैसे 40% फिक्स सिस्टम होगा और 60% फ्लोटिंग सिस्टम होगा। फ्लोटिंग सिस्टम मतलब डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस। फिक्स का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर आप समझो कि अगर आप 100 रुपए को है, आप 100 रुपए को कन्वर्ट करवाने जा रहे हो, अगर 100 रुपए को आप कन्वर्ट करवाने जा रहे हो तो उसका जो 40 रुपए होगा वो अगर $1 इक्वल टू 40 रुपीज है तो वो इस हिसाब से कन्वर्ट होगा। और बाकी जो 60 रुपए हैं, अगर लेट से वो फ्लोटिंग वाला एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 60 रुपीज, तो बाकी इस एक्सचेंज रेट से जो है वो ठीक एक्सचेंज होगा। समझिए इस चीज को, यहां पर 2 सिस्टम काम कर रहे हैं। ड्यूल सिस्टम है, ड्यूल सिस्टम का मतलब है कि कुछ चीज फिक्स है, यानी आपका जो भी आप पैसा लेकर आ रहे हो उसका 40% जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट की तरफ से एक्सचेंज किया जाएगा, और बाकी जो 60% आपका पैसा है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जितना भी होगा उसके हिसाब से एक्सचेंज किया जाएगा। अगर मैं मान लूं कि $1 इक्वल टू 40 रुपीज जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट है और $1 इक्वल टू 60 रुपीज जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई डॉलर की कितनी है उस पर डिपेंड करता है। फिक्स का मतलब है कि आरबीआई ने बोल दिया कि इतना है तो मतलब इतना है, चेंज नहीं करूंगा। समझ रहे, ये अब तो समझ गए ना। तो फ्लोटिंग सिस्टम में 60% और 40% फिक्स सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपए लेकर जा रहा हूं अपना एक्सचेंज कराने, तो 40 रुपए जो है वो इस एक्सचेंज रेट से जो है वो लोग एक्सचेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और 60 रुपए इस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। यानी मुझको कितना डॉलर मिलेगा, मुझको $2 मिलेगा 100 रुपए का। समझ गए, समझ गए, इतना तो ठीक है ना। तो $2 मिलेगा मुझे एक्सचेंज रेट होकर। तो हमने ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया मार्च 1992 से 1993 के बीच में। फ्रॉम 1993 हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया। हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किया जो कि मार्केट डिटरमाइंड होता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज का मतलब यह है कि डॉलर की डिमांड कितनी है, डॉलर की सप्लाई कितनी है, जो मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई, उस पर हमने छोड़ दिया, कोई इंटरवीन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हमने साथ में उसके बाद आरबीआई ने इंटरवीन भी किया। तो आरबीआई ने अगर इंटरवीन किया तो उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब समझ लीजिए। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि वैसे मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई होगी उसकी वजह से जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होगा। लेकिन आरबीआई को जब कभी कभी लगेगा कि बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन हो गया या बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हो गया, तो आरबीआई कभी कभी इंटरवीन करने जाएगा और उस एक्सचेंज रेट को फिर से सुधारने की कोशिश करेगा। समझिए इस चीज को। वैसे ऑलवेज तो क्या रहेगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रहेगा, लेकिन समय समय पर मैनेज करना पड़ता है। अगर समय समय पर मैनेज करना पड़ता है तो उसको हम बोलेंगे मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यानी वहां पर आरबीआई इंटरवीन कर सकता है, लेकिन कभी कभी इंटरवीन करेगा, हमेशा इंटरवीन नहीं करेगा। समझ रहे हैं इस चीज को,
ये बात आप समझ गए। जैसे मैंने अभी इंटरवेंशन आपको बताया था वैसा ही इंटरवेंशन होगा। जब आरबीआई ये चीज करता है तो हम उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जब चाइना ये चीज करता है, चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी को खूब ढेर सारा डेप्रिशिएट करने की कोशिश करता है। चाइना ऐसा क्यों करता है कि अगर उसकी करेंसी बहुत ढेर सारी डेप्रिशिएट हो गई तो उसके एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा चीप हो जाएंगे। एक्सपोर्ट चीप हो जाएंगे तो मार्केट में उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी और मार्केट में उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से उसका जो है फॉरेन करेंसी का जो है वो इनफ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा चाइना में। तो चाइना जानबूझकर अपनी करेंसी को, उसका सेंट्रल बैंक जो है वो जानबूझकर अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता रहता है, कमजोर करता रहता है, ताकि उसके एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा बने रहे। ट्रंप साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, उसकी वजह से करेंसी वॉर भी हो गया था, टैरिफ अप्लाई कर दिए गए थे। तो यहां पर जब वो चाइना काम करता है, जब कोई ऐसा इकोनॉमी ऐसा काम करता है, जब किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक ऐसा काम करता है तो हम उसको बोलते हैं डर्टी फ्लोट। क्या बोलते हैं भाई? डर्टी फ्लोट। यानी वो जानबूझकर बार बार इंटरवीन करके फ्लोट होने ही नहीं दे रहे हैं। डर्टी फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम है वहां पर। लेकिन जब आरबीआई कभी कभी, हम गुड फेथ में ये काम करते हैं, तो हम आरबीआई जब ये काम करता है तो हम इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, समझिए इस चीज को। तो आरबीआई कभी कभी इंटरवीन करेगा, तो इंटरवेंशन बाय द आरबीआई इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, बट कभी कभी करेगा, हमेशा नहीं। तो अगर ओवर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो गया, जैसे कि 2010 से 2013 के बीच में बहुत ढेर सारा डेप्रिसिएशन हो गया था रुपया का डेप्रिसिएशन इसलिए भी हो गया था, तो आप देखिएगा पोस्ट 2008 यानी जब ये हाउसिंग क्राइसिस हुई थी, जब पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 की, उसके बाद से क्या हुआ था, हमारा डॉलर का बहुत ढेर सारा आउटफ्लो हुआ। डॉलर का आउटफ्लो हुआ यानी डॉलर की डिमांड, सप्लाई बहुत कम हो गई, डिमांड ज्यादा थी, तो उसकी वजह से रुपया का डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो गया। तो 2010 से 2013 के बीच में बहुत ढेर सारा डेप्रिसिएशन हो गया। उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारे इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो रहे थे और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा और आरबीआई को इंटरवीन करके अपने रुपया को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ा, यानी रीवैल्यूएशन करना पड़ना। तो रीवैल्यूएशन कहेंगे यहां पर, एप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि आरबीआई कर रहा है। आरबीआई कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसने डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो गया था, ओवर डेप्रिसिएशन हो गया था 2010 से 2013 के बीच में। तो आरबीआई ने इंटरवीन करके रीवैल्यूएशन किया। तो आरबीआई ये क्या कर सकता है, दिस इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटेड एक्सचेंज रेट। आरबीआई ने मैनेज किया सिचुएशन को। अगर ओवर एप्रिसिएशन हो जाए रुपया का, तो 2003 से 2008 के बीच में हमारी जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। तो जीडीपी जब तेजी से ग्रो हो रही थी, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे, लोग आकर हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, डॉलर का इनफ्लो बहुत ज्यादा था, तो डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ था, डॉलर की सप्लाई बढ़ने की वजह से हमारा जो रुपया है वो स्ट्रांग हो गया था। डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो डॉलर तो डिप्रिशिएट हो गया, हमारा रुपया एप्रिशिएट हो गया, रुपया स्ट्रांग हो गया। रुपया स्ट्रांग ज्यादा होने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो गया। इंपोर्ट तो चीपर हो गया लेकिन एक्सपोर्ट कॉस्टली हो गया। तो एक्सपोर्ट कॉस्टली ना हो, एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, इंटरवीन करके जानबूझकर हमारे रुपया को वीक किया ताकि डीवैल्यूएशन हो सके और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो आरबीआई ने किया, तो इसलिए हम बोल रहे हैं डीवैल्यूएशन बाय आरबीआई। तो आरबीआई समय समय पर जब ओवर डेप्रिसिएशन हो या ओवर एप्रिसिएशन हो, वैसे अगर नॉर्मल फ्लक्चुएशन होते हैं तो आरबीआई इतना ध्यान नहीं देता, उसको मैनेज करने की कोशिश नहीं करता, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देता है। लेकिन जब ओवर डेप्रिसिएशन या ओवर एप्रिसिएशन हो जाता है तो तब आरबीआई जो है वो इंटरवीन करता है और वो मैनेज करता है एक्सचेंज रेट को। इसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, यहां तक क्लियर है। तो बाकी जब इकोनॉमी, जब चाइना ये काम करता है तो हम उसको बोलते हैं डर्टी फ्लोट, गंदा काम कर रहा है ये आदमी, गंदा आदमी है। लेकिन जब आरबीआई ये काम करता है तो आरबीआई को हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो अभी इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं, हम मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते हैं। यानी हमारा पूरा मार्केट डिटरमाइंड नहीं है, कभी कभी आरबीआई क्या कर सकता है, इंटरवीन करके एक्सचेंज रेट को अपने हिसाब से वो तोड़ मरोड़ सकता है जैसा हम चाहते हैं। अगर ओवर डेप्रिसिएशन हो गया है तो हम रीवैल्यूएशन कर सकते हैं, अगर ओवर एप्रिसिएशन हो गया है तो डीवैल्यूएशन कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन मत बोल दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस पे डिटरमाइंड है। जब आरबीआई इंटरवीन होकर ये काम करता है तो उसको डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट इज पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। अच्छा, ये आपने समझा था जब हमने जीडीपी आपको समझाया था, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी बाय पीपीपी बेसिस, ये आप जानते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट क्या देखा था कि हमने बर्गर का एग्जांपल लिया था, याद कीजिए, यूनिट नंबर 1 रिकॉल कीजिए भाई, अब रिकॉल करने का समय आ गया है, कनेक्ट कीजिए वो चीज। तो परचेजिंग पावर का मतलब क्या था कि अगर $1 हम इंडिया में 17 रुपीज का खरीद रहे हैं और वही एक बर्गर
अमेरिका में वो जो पर्सन खरीद रहा है वो $1 का खरीद रहा है, दैट मीन्स कि हमारा उनका $1 हमारे 17 रुपए के बराबर है। अगर हम बर्गर खरीदने की क्षमता के अनुसार देखें, बर्गर को कौन कितनी हिसाब से खरीद सकता है, किसकी पावर कितनी है बर्गर को खरीदने के लिए, तो अगर एक बर्गर को खरीदने के लिए हमारा इंडिया का 17 रुपए चाहिए और वही बर्गर खरीदने के लिए अमेरिका में $1 चाहिए, दैट मीन्स कि खरीदने की क्षमता के हिसाब से $1 जो है वो 17 रुपए के हिसाब के बराबर है, यानी $1 इक्वल टू 17 रुपीज। ये भी तो एक्सचेंज रेट है, लेकिन ये कैसा एक्सचेंज रेट है, किसकी पावर पर है, परचेजिंग पावर पर है। तो करेंसी की कितनी परचेजिंग पावर है उसके हिसाब से हमने ये एक्सचेंज रेट निकाला। दिस इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट सिस्टम। और हमने पढ़ा था इस चीज को कि जीडीपी के अगर देखें पीपीपी बेसिस पे तो चाइना नंबर 1 पर है, यूएसए नंबर 2 पर है और इंडिया नंबर 3 पर है पूरे वर्ल्ड में। अगर जीडीपी बाई पीपीपी बेसिस देखें, अगर नॉर्मल एक्सचेंज रेट से देखते हैं, जो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, अगर उससे देखते हैं तो उससे वर्ल्ड के 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। अभी पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है और 6th पर इंडिया आता है। ये आपने देख लिया है और आपको पता भी होगा ये चीज। तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट समझ गए, मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट समझ गए आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ गए। जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी, पर यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी ब्रॉड हो गई होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने पूरा एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ लिया। तो 1991 के पहले हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते थे, फिक्स करके रखा था कि $1 बोले 50 रुपए तो बोले तो 50 रुपए, अब कितना भी डिमांड हो जाए, कितनी भी सप्लाई हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 1991 के बाद हमने ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किया थोड़े दिनों के लिए। तो 40% हमने फिक्स रखा, 60% हमने फ्लोटिंग रखा। फिर हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर आ गए कि मार्केट डिटरमाइंड अब एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, लेकिन उसके बाद हमें इंटरवीन करना पड़ा, समय समय पर इंटरवीन करना जरूरी था, इसलिए हमने फॉलो किया मैनेज्ड फ्लोटेड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और एक परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट सिस्टम भी होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतना ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है तो अब हमें 2-4 चीजें और समझनी है। उससे पहले हम समझते हैं फॉरेन ट्रेड। ये ग्राफ आप समझिए, इसको अभी थोड़ी देर बाद और भी कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे, पर अभी आप ये चीज समझिए। अच्छा, यहां पर हम समझते हैं थोड़ी सी 2-4 चीजें और। तो हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना हम करते हैं ये सब चीजें। अच्छा, हमारे पास कुछ लोन से भी बाहर से पैसा आ सकता है, डॉलर में हमने लोन ले लिया किसी से। कुछ लोगों ने हमारे इकोनॉमी में आकर इन्वेस्टमेंट किया, कोई फैक्ट्री सेटअप किया तो अपना डॉलर लाकर यहाँ पर सेटअप किया, तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। कुछ लोगों ने रेमिटेंस भेजा, बाहर वाले लोगों ने अपने घर में या इंडिया में उनका घर है तो उसको उन्होंने पैसे भेजे, डॉलर में पैसा भेजा, रेमिटेंस भेजा, तो पैसे आते हैं हमारे पास, डॉलर का इनफ्लो होता है, डॉलर का आउटफ्लो होता है। ये बात आप समझ गए। लेट्स से 100 रुपीज डॉलर का इनफ्लो है और 120 रुपीज डॉलर का आउटफ्लो है, तो 100 रुपए डॉलर आए, $100 आए और $120 चले गए। दैट मीन्स कि हमको घाटा हुआ या सरप्लस हुआ? हमें घाटा हो गया। दैट मीन्स कि हमें डेफिसिट हो गया। ये तो आप समझ गए डेफिसिट कितना का हो गया, $20 का डेफिसिट हो गया। अच्छा भाई, अगर सरप्लस कैसे होगा? अगर $100 आए और $80 ही चले गए तो कितना सरप्लस है? $20 का सरप्लस है। ये बात आप समझ गए। वहां पर भी हमने समझा था, जब हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने ये बात समझी थी कि हम रुपए के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बात समझी थी। तो डेफिसिट और सरप्लस होता क्या, ये आप समझ गए। अच्छा भाई, तो डेफिसिट और सरप्लस कहां पर होगा? वो जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर हैं वहीं पर तो सब डिमांड और सप्लाई का खेल हो रहा है। उन्हीं को पता है कितना डिमांड आ रहा है, कितना सप्लाई कर रहे हैं डॉलर का, वहां पर हो रहा है। तो अगर $100 आए और 120 चले गए तो उनके पास $20 का डेफिसिट हो गया। तो अगर $20 का डेफिसिट हो गया तो वो बेचारे कहां से निकाल के देंगे? समझो इस चीज को, समझो। यहां पर आ जाते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो हैं, अब इनके पास तो $100 थे और $120 चले गए, 100 आए और 120 चले गए, यानी $20 ज्यादा चले गए। अब ये $20 ज्यादा कहां से लाएंगे? ये आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई की तिजोरी है, तिजोरी को बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व से आरबीआई $20 निकालेगा और इनको देगा, तभी जाकर वहां पर पे कर पाएंगे। समझ गए इस बात को? तो आरबीआई जब $20 का डेफिसिट हो गया तो ये डेफिसिट का मतलब है कि कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा ना वो $20। तो कहां से लाएंगे ये लोग? ये लोग आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व है, जहां पर क्या होता है, फॉरेन करेंसी एसेट होता है, गोल्ड होता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन होता है, एसडीआर होता है, ये सारी चीजें होती है ना। मैंने आपको समझाई ये चीज। फॉरेन करेंसी एसेट में क्या हो सकता है? डॉलर हो सकता है, येन हो सकता है, युआन हो सकता है, डिफरेंट करेंसीज होती हैं। उसका पूरा वो फॉरेन करेंसी एसेट उसको एक साथ में हम बोल देते हैं। तो $20 का अगर हमारे पास क्या हो गया है, डेफिसिट हो गया है, तो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई क्या करेगा, इसको $20 दे देगा और ये अपना चुका देगा। समझ गए इस चीज को? $20 आरबीआई देगा तो इससे रुपया लेगा भी, रुपया इंजेक्ट जो है, रुपया अपने पास सक कर लेगा और उसको $20 दे देगा। ये बात आप समझ गए। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के खेल में ये होता रहता है, कभी सरप्लस होता है तो कभी डेफिसिट होता है। बात समझ गए? सरप्लस डेफिसिट कब होगा ये हम समझते हैं अब पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से।
बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि सरप्लस होगा कि डेफिसिट होगा, ये हम समझते हैं। अच्छा, जैसे मैंने फॉरेन पॉलिसी, जब हमने फॉरेन पॉलिसी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी, तो वहां पर भी हमने ये चीज समझी थी, दो अकाउंट समझे थे वहां पर, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। उसी के थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं तो कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो में तोड़ लिया है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी आप समझ जाएंगे। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में मैंने तोड़ लिया है। करंट अकाउंट क्या है और कैपिटल अकाउंट क्या है, ये एक बार अभी आप देख लो। करंट अकाउंट में क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। करंट अकाउंट में जहां पर गुड्स का ट्रेड होगा, केवल गुड्स की ट्रेड की बात कर रहा हूं, यानी विजिबल ट्रेड जो हम देख सकते हैं वो ट्रेड। तो गुड्स आप जाते हुए देख सकते हो, आते हुए देख सकते हो, यानी गुड्स का इंपोर्ट भी हो रहा होगा और एक्सपोर्ट भी हो रहा होगा। उसकी वजह से गुड में कुछ नेट पैसा आ रहा होगा या तो जा रहा होगा। ये जो आ रहा है या जा रहा है, इसको बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर आप ऐसा समझो कि आपने $100 का जो है वो इंपोर्ट कर लिया और $80 का एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपके पास कितना, $20 का क्या हो गया, नेट में आप माइनस में नेगेटिव हो गए। आपने ज्यादा डॉलर, $20 का इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, दैट मींस कि आपका जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो नेगेटिव आएगा। यहां तक ठीक है ना। अरे आपने भाई $100 का इंपोर्ट कर लिया, $100 का इंपोर्ट कर लिया, मतलब $100 आपने किसी को दे दिया, इंपोर्ट किया है। $80 का एक्सपोर्ट किया तो $80 आपके घर में आए, तो $20 ज्यादा चलेगा, यानी आपको घाटा हो गया ना। तो घाटा हो गया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, नेगेटिव हो गया, यानी ये डेफिसिट हो गया। ये बात समझ गए। तो गुड्स में जब ट्रेड होता है तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरे में आते हैं, सर्विसेज में ट्रेड कर सकते हैं। सर्विसेज में ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो एक समय हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड और दूसरे समय पर है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। इनको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली अभी देखेंगे, पूरा देखेंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पूरा देखेंगे। अभी आप समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं। करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जहां पर केवल गुड्स की बात हो रही है, वस्तुओं की बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही, इनविजिबल्स की बात नहीं हो रही, केवल विजिबल्स की बात हो रही है। तो विजिबल्स में ट्रेड हो गया। अब हम इनविजिबल्स में ट्रेड देख रहे हैं। इनविजिबल्स में क्या हो सकता है, सर्विस हो सकती है। सर्विस में ट्रांसपोर्ट सर्विस हो सकती है, कम्युनिकेशन सर्विस हो सकती है, या आपने अपना सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट किया। सॉफ्टवेयर क्या है, दिखता थोड़ी ना है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बाय किया है, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट से कोई सॉफ्टवेयर बाय किया है तो आपने सॉफ्टवेयर का इंपोर्ट किया है, सॉफ्टवेयर सर्विस का इंपोर्ट किया है, वो दिखती थोड़ी ना है, तो वो इनविजिबल है। तो वहां पर नेट सर्विस एक्सपोर्ट हो सकता है कि नेट में आपने कितना सर्विस का एक्सपोर्ट किया और आपने कितना सर्विस का इंपोर्ट किया, उसका नेट कितना है, तो वो यहां पर आ जाएगा। साथ में और क्या हो सकता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम यहां पर रेजिडेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पर टेक्निकल समझना, भी थोड़ी देर में मैं आपको टेक्निकल भी समझाऊंगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कितना पैसा लेकर आए। तो कितना पैसा लेकर आए, उसमें दो कंपोनेंट है। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का मतलब यह है कि एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस दी तो उसको सैलरी मिली, सैलरी होती है, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। समझ गए इस चीज को। तो जितना सैलरी उसको मिली, वो सैलरी लेकर घर आएगा, इंडिया आएगा, तो उतना डॉलर का इन्फ्लो होगा, सैलरी का इन्फ्लो होगा। अब सैलरी जो मिली है, वो जो सर्विस दी है, वो तो इनविजिबल है ना। तो जिस आदमी ने अपनी वर्क किया है, वहां पर बाहर वर्क किया है, वो इंडिया का रहने वाला है, इंडिया का रेजिडेंस है और बाहर जाकर उसने काम किया। लेट्स से कि हमारे इंडिया में कोई एक आदमी है जो फिल्म स्टार है, वो बाहर जाकर दुबई में अपनी सर्विस देता है, उसकी वजह से उसको पैसा मिलता है, पैसा घर लेकर आता है। तो पैसा घर लेकर आया तो वो कहां पर जोड़ा जाएगा, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, वो वहां पर जोड़ा जाएगा। अच्छा, अगर आपने इंडिया का, टाटा जी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया, बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उसको डिविडेंड भी मिल रहा होगा, या बाहर की कंपनी में जब इन्वेस्ट किया, खुद की कंपनी बाहर खोल रही है तो वहां पर प्रॉफिट मिल रहा होगा, या किसी को लोन में पैसा दिया होगा बाहर तो उसका इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ये सब भी तो घर में पैसा आ रहा होगा। और यही काम उल्टा सोच के देखिए कि बाहर वाले लोगों ने भी यही काम, सेम काम यहां किया होगा, तो यहां से प्रॉफिट जा रहा होगा, यहां से इंटरेस्ट जा रहा होगा, यहां से डिविडेंड भी जा रहा होगा। ये नेट में समझने की कोशिश कीजिएगा। जो काम हम कर रहे हैं, बाहर वाले भी हमारे साथ यही काम कर रहे हैं, तो नेट में कुछ आएगा। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हम अगर किसी से सामान, किसी को बेच रहे हैं तो सामान खरीद भी तो रहे हैं, तो हर चीज यहां पर नेट में बात होगी। ये बात आप समझ गए। तो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होगा, यानी प्रॉफिट में कितना पैसा आया है नेट में, कितना इंटरेस्ट का पैसा आया है नेट में, कितना डिविडेंड का पैसा आया नेट में, इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। यहां पर क्या बात कर रहे हैं, नेट में कितना पैसा है। यानी इंडिया में अगर किसी ने, यहां का व्यक्ति ने बाहर वाले किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो कुछ डिविडेंड उसको मिल रहा होगा, वो पैसा मिल रहा होगा उसको, वो पैसा हमारे पास आ रहा होगा। लेकिन बाहर वाले ने भी तो यहां पर किसी कंपनी में किसी के शेयर्स खरीदे होंगे, तो उसका भी डिविडेंड उनको मिल रहा होगा, तो वो डिविडेंड वहां जा रहा होगा। तो नेट में कितना डिविडेंड आया। तो यहां पर हर चीज नेट में है। देखो यार बच्चों, समझते चलना कि हर चीज नेट में है। मैं बार बार ये चीज बोलूंगा तो थक जाऊंगा। नेट में समझते चलना कि नेट में है हर चीज। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि बाहर हमने प्रॉफिट बाहर से कमाया, बाहर जाकर हमने कोई कंपनी अपनी खोल दी, वहां पर प्रॉफिट हुआ तो हम घर लाए। तो बाहर वालों ने भी तो यहां आकर कोई कंपनी खोल दी, तो वो भी प्रॉफिट कमाकर अपने घर ले गए, तो नेट में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा।
या कुछ लॉस हुआ होगा, ये भी कह सकते हैं कि नेट में ज़्यादा पैसा चला गया होगा। तो वही चीज़ है, हर चीज़ नेट में है। तो नेट में प्रॉफिट कितना है, नेट में इंटरेस्ट कितना कमाया है, नेट में कितना डिविडेंड आया है, ये बोलेंगे हम नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। समझ गए इस चीज़ को? अच्छा भाई, अब यहां पर नेट ट्रांसफर्स भी होते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि आपने, ट्रांसफर का मतलब होता है कुछ बदले में नहीं करना। जैसे कि आपने ऐसा समझिए कि ट्रांसफर पेमेंट आपको मैंने समझाया था। ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं, वन वे पेमेंट। गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी, उसके बदले में गवर्नमेंट ने आपसे कुछ मांगा नहीं। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा है कि आप कुछ उसको दीजिए तभी वो सब्सिडी आपको देगी। गवर्नमेंट की इच्छा है, हो सकता है गरीब आदमी जो है, अब गरीबों को सब्सिडीज मिलती है, तो गरीब आदमी जो टैक्स तो पे नहीं करता, वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उनको सब्सिडीज मिलती है। यानी सब्सिडी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। यानी एक तरह से गवर्नमेंट ने दे दिया, अब उसको जो करना है करे। मतलब गवर्नमेंट उससे कुछ नहीं चाहता, यानी बदले में कुछ नहीं। आपने काम किया किसी कंपनी में तो आपने सैलरी ली, ये क्या है, टू वे है, वन वे नहीं है कि आपने इस काम कर दिया, सैलरी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जब ये वन वे होता है तो ये ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट जो होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, नेट ऑफिशियल ट्रांसफर एंड नेट प्राइवेट ट्रांसफर। ऑफिशियल ट्रांसफर मतलब कि फॉरेन गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट में पैसा दे दिया। ग्रांट क्या है, ग्रांट में दे दिया तो क्या हम उनको क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रूप में पैसा वापस करेंगे, बिल्कुल नहीं। ग्रांट में पैसा दिया है, हमने भी किसी को ग्रांट में पैसा दिया होगा, समझ रहे हो इस चीज को? तो बाहर वाली अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट में दिया है, इंडियन गवर्नमेंट को ग्रांट में कुछ पैसा दिया है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी किसी और कंट्री की गवर्नमेंट को ग्रांट में पैसा दिया होगा किसी और सिचुएशन के लिए। तो ग्रांट का पैसा जो नेट में कितना पैसा आया उसे हम बोलते हैं नेट ऑफिशियल ट्रांसफर। ग्रांट में पैसा देना तो सामने वाले से क्या कुछ उम्मीद करते होगे क्या इंटरेस्ट के रूप में पैसा वापस करेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। तो नेट ऑफिशियल ट्रांसफर कुछ हो सकता है। अच्छा, नेट प्राइवेट ट्रांसफर भी कुछ हो सकता है। कैसे कि जो नॉन रेजिडेंस है, यानी जो बाहर ही रहते हैं, जो इंडिया से 182 दिन से कम रहता है और बाहर ज्यादा रहता है, वो नॉन रेजिडेंस इंडियन है। अगर नॉन रेजिडेंस इंडियन है तो अपने घर में, मान लीजिए घर इंडिया में है, अपने घर में कुछ पैसा भेजा, यानी किसी रेजिडेंस ऑफ इंडिया को पैसा भेजा, वो इंडिया का रेजिडेंट है, उसको कुछ पैसा देखा, तो इसको बोलते हैं नेट प्राइवेट ट्रांसफर। नेट प्राइवेट ट्रांसफर मतलब कि प्राइवेट इंडिविजुअल हैं जो बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंस हैं, वो अपने रेजिडेंस इंडियंस को पैसा भेज रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं नेट प्राइवेट ट्रांसफर। ठीक है, मैं दोबारा समझाऊंगा, पर अभी आप इतना समझ लो, मुझे यहां पर आपको करेंसी का एक्सचेंज रेट कुछ समझाना है, इतना आप समझ लो। समझ गए इस चीज को? चलिए भाई, तो आपने करंट अकाउंट समझ लिया। करंट अकाउंट में क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना आया वो आप देख लोगे। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, यानी यहाँ सर्विसेज की बात हो रही है, साथ में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात हो रही है और नेट ट्रांसफर की बात हो रही है। यहाँ पर तीन चीजों की बात हो रही है। इनविजिबल में तीन चीजें, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल गुड्स की बात हो रही है, वहां पर केवल वस्तुओं की बात हो रही है। इसको हम बोल रहे हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है चालू खाता। चालू खाता, डे टू डे एक्टिविटीज की बात हो रही है। आप देख रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल क्या है, ये डे टू डे एक्टिविटीज की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात ठीक है, याद है रेवेन्यू अकाउंट डे टू डे, क्या करंट अकाउंट डे टू डे, ठीक है भाई। और दूसरा है कैपिटल अकाउंट, इसे बोलते हैं पूंजी खाता। क्या बोलते हैं भाई, पूंजी खाता। यहां पर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में हम लोन की बात करेंगे। देखो ग्रांट की बात नहीं करेंगे, ग्रांट की बात हो गई वहां पर, अब यहां पर लोन की बात करेंगे। लोन की बात करेंगे कि लोन फॉरेन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन गवर्नमेंट से कितना लोन लिया, ले सकती है, या इंडियन कंपनीज ने फॉरेन से कितना लोन लिया, तो लोन हम ले सकते हैं। तो अगर हम लोन ले सकते हैं तो बाहर वाले भी हमसे लोन ले सकते हैं, बिल्कुल लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो नेट में आपने कितना लोन लिया, अभी हम समझेंगे कि नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट क्या है, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है। हम कैपिटल अकाउंट जब पूरा पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। तो अभी आप समझिए कि हम लोन ले सकते हैं, तो नेट में कितना लोन लिया ये देख लीजिए। नेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो हम एफडीआई और एफपीआई यहां पर समझेंगे कि नेट में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, ये समझेंगे अभी। और हम बैंकिंग भी समझेंगे कि नेट बैंकिंग कैपिटल कितना हमारे पास आएगा। ये कैपिटल अकाउंट के ये तीन पार्ट हैं, लोन, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग। ये पूरा स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ये आप समझ लीजिए। तो लेट से करंट अकाउंट में कुछ पैसा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद करंट अकाउंट में कुछ पैसा यहां से चला गया है। लेट से -$20 ये करंट अकाउंट है। -$20 का मतलब है कि हमारे घर से $20 जो है वो बाहर चला गया है, नेट में बाहर चला गया है करंट अकाउंट से। जैसे आप रेवेन्यू अकाउंट को काउंट करते थे वैसे ही सेम, यानी करंट अकाउंट में हमको डेफिसिट हो गया है। दैट मीन्स कि हमको क्या हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है। इतना ठीक है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, हो सकता है हमने लोन बहुत ढेर सारा लिया हो, हमने इन्वेस्टमेंट बहुत ढेर सारा किया हो, हमारे पास नेट में पैसा आ गया। लेट से नेट में हमारे पास $30 आ गया, नेट में हमारे पास $30 आ गया, यानी प्लस में हमारा $30 है, यानी हम कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है।
बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इतना पैसा लोन, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग से आया और करंट अकाउंट में इतना पैसा चला गया, तो नेट में हमारे पास कितना पैसा बचा? तो भाई -20 और 30 प्लस में है, तो यानी +10 हमारे पास आया। तो नेट में +10 हमारे पास आया इकोनॉमी में, यानी सब कुछ करने के बाद इकोनॉमी में +10 आया। इसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी सब कुछ करने के बाद कितना भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सब कुछ करने के बाद, करंट अकाउंट में सब कुछ जोड़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद कितना पैसा करंट अकाउंट में आया? डेफिसिट है कि सरप्लस है भाई? कैपिटल अकाउंट में क्या है? डेफिसिट है कि सरप्लस है? दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है? अगर पॉजिटिव में है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, अगर निगेटिव में है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। समझे या नहीं? यहां तक समझे? ये हम दोबारा समझेंगे, टेंशन मत लो। ये हम पूरा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोबारा समझेंगे। ये स्ट्रक्चर आपने समझा या नहीं समझा? ये स्ट्रक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर सोचो यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव हो जाता, -10 हो जाता, निगेटिव हो जाता, तो किससे लेना पड़ता? आरबीआई को $10 अपनी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स से निकाल कर देने पड़ते। फॉरेन एक्सचेंज की जो तिजोरी है उससे निकाल के देने पड़ते $10, तभी इस बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो देना पड़ता। अब $10 बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया प्लस में, तो $10 जो है आरबीआई क्या करेगा? शक कर सकता है, वो $10 फॉरेन डीलर से ले सकता है और उनको उसके लिए रुपए दे सकता है। लेकिन आरबीआई काम कभी कभी करता है, जैसा कि आप जानते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, यहां तक ठीक है? अच्छा भाई, अब यहां पर हम कन्वर्टिबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। कन्वर्टिबिलिटी में हम एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, फेरा एंड फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑफ 1999। तो ये दोनों चीज आप लिख लीजिए, फेरा एंड फेमा, फेरा एंड फेमा। यहां तक ठीक है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला गेम हम पूरा देखेंगे अभी, है ना, घबराना नहीं। हम यहां पर एक्सचेंज रेट की फिर से बात कर रहे हैं। यहां पर दो एक्ट हैं, फेरा एंड फेमा। हम कन्वर्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कन्वर्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कन्वर्टिबिलिटी कैसे? कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या भाई? कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि कितनी जल्दी आसानी से आप डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करवा सकते हो। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, आराम से कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि देयर इज नो कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि आप कन्वर्ट करा ही नहीं सकते हो। अगर आपके पास रुपए है तो आप डॉलर में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। अगर आपके पास डॉलर है तो आप रुपए में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी करेंसी है, आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो, यानी नो कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी है ही नहीं, कन्वर्ट करा ही नहीं सकते हो। अच्छा, दूसरी साइड अगर मैं आपको बोलूं कि फुल कन्वर्टिबिलिटी है, फुल कन्वर्टिबिलिटी यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करवाओ, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, आप जाओ और कन्वर्ट करवाओ, कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। फुल कन्वर्टिबिलिटी है, यानी आपके पास जितना रुपए है अभी आप डॉलर में कन्वर्ट करवा के अपने जेब में डॉलर में ही रखना पसंद करो, आप रख सकते हो, आपकी इच्छा है। यानी या तो नो कन्वर्टिबिलिटी, यानी कन्वर्ट करने ही नहीं देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो, कन्वर्ट करवा ही नहीं सकते हो, या तो फुल कन्वर्टिबिलिटी, आपको पूरा हक है, आपको जितनी मर्जी है आप 2 बिलियन, 3 बिलियन, 400 बिलियन, 500 बिलियन, जितना डॉलर कन्वर्ट करवाना चाहें उतना डॉलर कन्वर्ट करा सकते हैं, जितना रुपया कन्वर्ट करवाना चाहें उतना रुपया कन्वर्ट करवा सकते हैं, आपकी इच्छा है, फुल कन्वर्टिबिलिटी। इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। उसको हम बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब यह है कि पार्शियली कुछ जगह हमने अलाउड किया है, कुछ जगह रिस्ट्रिक्ट किया है, यानी इन चीजों को अगर आपको खरीदना है तो आप कन्वर्ट करवा सकते हो, इन चीजों के लिए आप कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। इसको बोलते हैं हम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, तो कन्वर्टिबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए 2 एक्ट बने थे। अब ये कन्वर्टिबिलिटी जो मैं आपको समझा रहा हूं कि कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको समझिए। इसके लिए हमने 2 एक्ट बनाया था, फेरा एंड फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973 एंड फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। तो फेरा को हटाने के बाद हमने फेमा बनाया था। तो फेरा को हटाया क्यों और फेमा बनाया क्यों, ये समझते हैं। फेरा क्या है? फेरा का मतलब है कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आप कर ही नहीं सकते हो। देखो 1973 में बना है, यानी हम ओपन इकोनॉमी नहीं थे और हम कोई भी फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते थे। तो जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहिए था, तो करंट अकाउंट के लिए पैसा चाहिए या कैपिटल अकाउंट के लिए पैसा चाहिए। यानी करंट अकाउंट का मतलब क्या कि अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, उसके लिए आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो कन्वर्टिबिलिटी अलाउड नहीं थी। तो ना ही करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी अलाउड थी, ना ही कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी अलाउड थी। यानी अगर आप लोन से, बाहर से किसी से लोन का पैसा लेकर आओगे, डॉलर का पैसा लेकर आओगे, लोन में आपने डॉलर का पैसा लेकर आए, लेकिन यहां पर आपको कन्वर्ट करके रुपया दिया ही नहीं जाएगा, और रुपया दिया नहीं जाएगा कन्वर्ट करने के लिए, तो रुपया ही यूज करोगे इंडिया में, डॉलर का यूज कर नहीं पाओगे।
तो कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं थी। तो 1973 में फेरा एक्ट ने ये बोला कि आप करंट अकाउंट के लिए पैसा मांगो या कैपिटल अकाउंट के लिए पैसा मांगो, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ना ही करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी है, ना ही कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन में कन्वर्टिबिलिटी अलाउड नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो डिप्लीट होने लगे क्योंकि हमने लोगों को अलाउ नहीं किया, आम जनता को अलाउ नहीं किया कि आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी कर सकते हो। तो अब हम क्लोज इकोनॉमी थे, तो क्लोज इकोनॉमी के चक्कर में हमने एक्सपोर्ट को प्रमोशन नहीं दिया था, हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन आप याद कीजिए कि हम कुछ चीजें इंपोर्ट जरूर करते थे। सेकंड 5 ईयर प्लान में जब हमने महान लोबिस मॉडल को फॉलो किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े थे, तो हम खूब ढेर सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मशीनरी इंपोर्ट करके लाते थे। मशीनरी इंपोर्ट करके हम लाते जरूर थे, उसकी वजह से हमारा फॉरेक्स डिप्लीट हो रहा था क्योंकि हमने एक्सपोर्ट का प्रमोशन नहीं किया, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि हमने कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं की थी। जब कन्वर्टिबिलिटी ही नहीं अलाउ की तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे करोगे? एक्सपोर्ट के लिए जब पैसा ही नहीं दोगे तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं होगा। एक्सपोर्ट जब प्रमोशन नहीं होगा तो हमारे पास डॉलर आएगा नहीं। तो फॉरेक्स रिजर्व में, आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है, तिजोरी है, उसमें डॉलर आ नहीं रहा है। लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट इंपोर्ट कर सकती थी, तो गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही थी। गवर्नमेंट इंपोर्ट करने की वजह से फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो रहे थे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो घट रहे थे, क्योंकि आरबीआई को डॉलर में पैसा चुकाना पड़ रहा था इंपोर्ट के लिए। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहे थे और हमारा एक्सपोर्ट कम था। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थी उस समय। तो फेरा एक्ट की वजह से प्रॉब्लम थी। इसका मतलब फेरा एक्ट ने साफ साफ कह दिया था कि सो नो वन कैन डिमांड फॉरेन करेंसी फॉर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा कम पहले से ही थे, तो हमने और ज्यादा फेरा में बोल दिया कि भैया अब तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी हमने अलाउ नहीं की, तो कोई भी डिमांड मत करना इस चीज की, क्योंकि हम पैसा हम कन्वर्ट करके आपको देने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पहले से ही बहुत कम है। अब बात ये समझ गए। अगर किसी ने फेरा का वायलेशन कर दिया, अच्छा ये सब क्यों हो रहा था, हम क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों थे इतना? और देखिए हम पूरी तरह से एकदम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं थे, थोड़ा बहुत हम क्लोज्ड, ओवरऑल क्लोज थे, पर इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत तो ओपन थे ही ना, हम इंपोर्ट तो कर ही रहे थे ना, तो पूरी तरह से क्लोज नहीं कह सकते, हम क्लोज थे। ओवरऑल हम देखें, इन जनरल हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, लेकिन पूरी तरह से क्लोज नहीं थे। हम इंपोर्ट तो भी करते थे, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा प्रमोशन बहुत कम था। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते थे? हमारी जो हिस्ट्री थी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे पास ट्रेड के लिए आए और उन्होंने हमें कॉलोनाइज कर दिया, इंपीरियलिज्म किया और हमें इतने साल तक गुलाम रखा, तो हम अपनी हिस्ट्री से थोड़ा सा डरे हुए थे। तो हम बाहर वालों को अलाउ नहीं करते थे कि भाई तुम आओ, तुम अपना डॉलर लेकर आओ तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने इकोनॉमी को अपना ओपन नहीं कर रखा था, हमने इकोनॉमी को बेसिकली क्लोज कर रखा था। अपनी नीड के हिसाब से हम इंपोर्ट कर लेते थे, पर हम जो है इकोनॉमी को ओवरऑल क्लोज ही रखते थे। तो फेरा एक्ट बनाया गया था कि कोई भी जो है आप बाहर से सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम जो है आपका जो रुपया है वो डॉलर में कन्वर्ट होने के लिए नहीं दे सकते। यानी हम करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने फेरा को वायलेट कर दिया, किसी ने जानबूझ के डॉलर में कन्वर्ट करवा लिया या डॉलर में कन्वर्ट करवा लिया करंट अकाउंट के लिए, कैपिटल अकाउंट के लिए, तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? अगर फेरा को वायलेट किया, then that will be constituted as criminal offense and sent to jail। आपको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको हम क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे और आपको जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा। एंड दैट क्रिमिनल ऑफेंस इज ऑल्सो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी नहीं हो पाएगा और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि आपको जेल में जरूर डाल देंगे, अगर क्रिमिनल ऑफेंस है पकड़ लिया तो जेल में जरूर जाओगे। तो दिस इज वेरी हार्श। अगर आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास डॉलर आ रहे हैं, तो डॉलर को कन्वर्ट करवा ही नहीं सकते हो। अगर गलती से किसी भी माध्यम से चोरी छुपे करवा लिया और आपको पकड़ लिया, तो दैट विल कंस्टिट्यूट एज क्रिमिनल ऑफेंस और आपको जेल भेज दिया जाएगा। और कोई भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी बात नहीं की, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। दैट मींस कि फेरा वाज वेरी हार्श, वो करने नहीं दे रहा था। तो उसके बाद फिर 1991 में हम थोड़ा सा ओपन इकोनॉमी की तरफ गए, तो हम फिर फेमा लाए। हमने कहा कि रेगुलेशन की जगह हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज का हम मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। वहां पर हम रेगुलेट कर रहे थे, और रेगुलेट क्या, टाइटली रेगुलेट कर रहे थे। हमने नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बना कर रखा था। तो हमने यहां पर बात की कि हम चलिए मैनेजमेंट की बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लाया गया। उसमें कहा गया कि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन है, तो करंट अकाउंट के लिए हमने अलाउ कर दिया कि करंट अकाउंट के लिए अलाउड है जब तक हम मना ना कर दें। अलाउड है, लेकिन जब तक अगर हमने किसी, जैसे 100 कमोडिटी में अलाउ है और 101 कोई 1-2 कमोडिटी है उसमें हमने अलाउ नहीं किया, तो उसमें अलाउ नहीं है। यानी करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी है, आप कन्वर्ट करवा सकते हो जब तक आपको रिस्ट्रिक्ट मना ना किया जाए। और कैपिटल अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं करवा सकते हो जब तक आपको अलाउ ना किया जाए। तो फेमा ने बोला
कि करंट अकाउंट में आप करवा सकते हो, जाओ खूब करवाओ, लेकिन अगर हम मना कर दे तो मत करवाना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में बोला गया कि नहीं करवा सकते हो जब तक हमसे पूछ लो कि हम कह रहे हैं, अगर हमने अलाउ कर दिया तो कर देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फेमा आप समझ गए। तो वहां पर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। यहां पर क्या है, करंट अकाउंट में आप करवा सकते हो, लेकिन जब तक आपको मना नहीं किया जाए जब तक करवा सकते हो। कैपिटल अकाउंट में आप नहीं करवा सकते हो जब तक आपको अलाउ ना किया जाए। तो यहां पर अलाउड अंटिल रिस्ट्रिक्टेड और कैपिटल अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड अंटिल अलाउड। और फिर फेमा में अगर आपने फेमा को वायलेट किया तो हमने इसको सिविल ऑफेंस बनाया, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाया, सिविल ऑफेंस बनाया, और दैट टू कंपाउंडेबल ऑफेंस। दैट मींस कि आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट आप कर सकते हो, आपको थोड़ा सा पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर पेनल्टी पे नहीं की तब हो सकता है आपको जेल भेज दिया जाए, वैसे आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। यानी थोड़ा सा लेस हार्श किया गया, आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है कि अगर इंडिया की कंपनी बाहर से कोई लोन लेने जाए तो आरबीआई ने एक सीलिंग लगा रखी है कि 750 मिलियन डॉलर से ज्यादा आप जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नाम पर पैसा नहीं ला सकते हो। तो अगर 750 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा लाओगे तो वो नहीं कर सकते हो, तब वो जो है वो सिविल ऑफेंस हो जाएगा। तो एक सीलिंग लगा के रखी है आरबीआई ने कि यहां तक कर सकते हो, अलाउड है यहां तक, इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड है, इसके बाद नहीं करना। अगर एफपीआई की बात करें तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं, अभी हम समझेंगे, तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई फॉरेन प्लेयर तो 5% जो है 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकता है। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जितना भी बड़ा मार्केट है उसका जो 5% है उतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यहां पर उससे ज्यादा नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें या कंपनीज के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें केवल 20% तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। यानी एक लिमिट लगा के रखिए कि यहां तक अलाउड है, इसके बाद जो है अलाउड नहीं है। समझ गए इस चीज को? तो कन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए आप, यहाँ इतना ठीक है। तो फेरा में क्या है, फेरा में ना ही करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है ना ही कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। फेमा क्या कहता है कि करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है अंटिल रिस्ट्रिक्टेड, जब तक मना ना किया जाए। कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है जब तक आपको अलाउ ना किया जाए। फेरा जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, नॉन कंपाउंडेबल है। फेमा जो है वो सिविल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल है, पेनल्टी देकर छूट जाओगे। समझ गए इस चीज को? ये है फेरा एंड फेमा, थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद इस क्लास को क्लोज करेंगे। फेरा एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1973 एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1974। ये लिख लो ऐसे। फेरा वाज रिपील्ड इन 1999, तो फेरा को रिपील कर दिया गया 1999 में बाय देन गवर्नमेंट एंड रिप्लेस इट विद फेमा। हमने फेमा से फेरा को रिप्लेस कर दिया, विच लिबरलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। FERA consists of 81 section while FEMA has only 49 section. FERA has brought a new management regime of foreign exchange consistent with emerging framework of WTO, and violation of FERA was a criminal offense while violation of FEMA is a civil offense. ये थोड़ा सा पॉज करके इसको आराम से लिख लेना अपने नोट्स के लिए। आई होप कि आपको यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। FERA एंड FEMA आपने पूरा समझ लिया। कन्वर्टिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया हमने, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को समझा। वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझने के बाद हमने ये भी समझा कि स्टरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन क्या होता है, एप्रीशिएशन क्या होता है। उसके बाद हमने फेरा और फेमा का कॉन्सेप्ट भी समझा। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बिना बताए मैं आपको ये बात नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाया। उसमें करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल होते हैं। बैलेंस ऑफ इनविजिबल के अंदर क्या होता है, सर्विसेज में कितना नेट ट्रेड कर रहे हो, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कितना है, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी होती है, ये हमने समझा। फिर हमने कैपिटल अकाउंट में जंप किया, वहां पर लोन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, बैंकिंग कैपिटल कितना आ रहा है, वो 3 कंपोनेंट हमने देखे थे जो हम दोबारा भी देखेंगे। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आप सवाल पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।